सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। साथ में आप सभी अपनी रिवीजन प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें along with discussion. So let's begin with the question number 1. पढ़िए ध्यान से। Read it carefully. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ट्राई टू गिव योर आंसर। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। दीक्षा, श्रीधर, दीपिका, वेरी गुड इवनिंग। आपको बताना है which of these are the feature of parliamentary form of government. Okay, I am getting answer D, A, D, A, B. I am getting mixed answer. Why? चलिए fine, good. So चलिए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। क्या भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया गया है? डू वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? चलिए फाइन। सो आप सभी आंसर दिए हैं, बहुत ही मिक्स आंसर। आई एम गेटिंग वेरी मिक्स आंसर। बट अगेन चलिए अब इसको समझते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो अभी अभी जुड़े हैं आप लोग आंसर बता सकते हैं। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। ऊपर में कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। स्टेटमेंट दिए हुए और नीचे में क्या लिखा गया है? व्हाट हैज बीन रिटन हियर, व्हिच ऑफ दीज आर द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पहला स्टेटमेंट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ए नॉमिनल और ट्यूटुलर हेड ऑफ द स्टेट। क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ट्यूटुलर हेड या एक नाम मात्र का हेड होता है? यस और नो? डू वी हैड ए नॉमिनल हेड और ट्यूटुलर हेड इन इंडिया? यस और नो? बिल्कुल यस, वी हैव ट्यूटुलर हेड। सो स्टेटमेंट नंबर ये जो पहला है ये बिल्कुल सही है। सभी को पता है सर ये पहला सही हो, क्योंकि हमारे पास यूनियन में कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट में कौन होते हैं? कौन बताएंगे? हु इज नॉमिनल हेड इन द स्टेट? हु एक्ट्स एज नॉमिनल हेड इन द स्टेट? द आंसर वुड बी गवर्नर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सही है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट का, मेरी आवाज कोई प्रॉब्लम है? ओके ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू अपर हाउस। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या हमारा कैबिनेट जो है वो राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर विल बी नो, इट इज लोअर हाउस, इट इज लोकसभा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो, ये गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू जुडिशरी। क्या हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे देश का जो जुडिशरी है उसके प्रति जवाबदेह होता है? क्या हर बात का जवाब जुडिशरी को देना होता है, मोदी जी को? इन यस और नो?
मतलब क्या हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है जुडिशरी के प्रति, या यहाँ पे लेजिस्लेचर होगा? जुडिशरी होगा या लेजिस्लेचर होगा? हमारा एग्जीक्यूटिव किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? दे आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 4, क्या भारत में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर होता है? क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब लोग सेपरेटेड होते हैं आपस में? डू वी हैव? आंसर इज नो, वी डोंट हैव। इसलिए ध्यान रखिएगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी जितने स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर टी। यानी कि कौन सा आंसर होगा? ओनली ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, दीज स्मॉल मिस्टेक्स यू कैन मेक। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लीज। Read it carefully. What will be the correct answer? अर्पिता ए, शिवा ए, दीपिका सी, उपासना सी, कार्तिक ए, सोनाली बी, सुकांति बी, भाग्यश्री बी। ओके फाइन, बाकी सभी आंसर कीजिए, दो कमेंट। चलिए, ओके फाइन। सो अब समझते हैं इसको, ठीक है, कैन वी गो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानने से पहले एक एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या है पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल प्रिंसिपल आर नॉट फाउंड इन इंडियन फेडरेशन? इनमें से कौन सा वो प्रिंसिपल है जो भारत में पाया नहीं जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला, बाइफर्केशन ऑफ जुडिशरी बिटवीन। अच्छा, एक चीज कल मैंने कहा था कि मैं हिंदी लेके आऊंगा, लेकिन किसी कारणवश मैं हिंदी नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा बस मैं समझा दूंगा, आप लोग ध्यान से दीजिए, मतलब ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बाइफर्केशन ऑफ जुडिशरी बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे क्या यूनियन के लिए अलग और स्टेट के लिए अलग, क्या इन दोनों के लिए अलग अलग होता है हमारा जुडिशरी? अलग अलग होता है क्या? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं, हमारे भारत में बाइफर्केशन नहीं किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर एज इन यूएसए। जिस तरह से यूएसए में 50 × 2 50
कैंटन से, हर कैंटन से दो दो, मतलब टोटल 100 लोग नॉमिनेट होते हैं सीनेट में। क्या भारत में राज्यसभा में ऐसे होता है 28 राज्यों से, सब राज्यों से बराबर बराबर लोग जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो और स्टेटमेंट नंबर बी भी गलत है, ठीक है। 3 नंबर, द यूनियन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी स्टेट सक्सीडिंग फ्रॉम द यूनियन एट इट्स विल। भारत का अगर कोई भी राज्य ये चाहे कि नहीं मुझे भारत में नहीं रहना, मैं तो चली अपनी गली, तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि राज्य अपने मन से वो चाहे तो चले जाए छोड़ के भारत को? दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा इन केस होता भी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन सरकार तुरंत एक्शन में आ जाएगी। इज इट सो? ये तीसरा नंबर भी आपका गलत है। चौथा, फेडरल गवर्नमेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ यूनियन बाय फॉर्मिंग न्यू स्टेट। भारत में अगर कोई नया राज्य बनता है तो इसका अधिकार किसे है कि वो मैप ड्रॉ करे? ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन के पास है, पार्लियामेंट के पास है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट। सो ये सही है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ। क्लियर? ध्यान रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। विदाउट कंसेंट ऑफ रिगार्डिंग स्टेट, मतलब कोई स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है बेटा? किस किस संदर्भ में कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लास्ट ऑप्शन, फेडरल गवर्नमेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडियन यूनियन बाय फॉर्मिंग न्यू स्टेट। अब देखिए, भाई फॉर्मिंग न्यू स्टेट, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन किसके द्वारा? क्या मोदी जी अकेले चाहे तो भारत में वो नया बना देंगे क्या? मतलब एक मोदी जी अकेले चाहते हैं नहीं भैया हमें बिहार को तोड़ के 4 हिस्सों में कर देना है। इज इट क्लियर? सो इस चीज को ध्यान रखिए कि ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ही पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो सब बोल रहे हैं ओके आई क्रिएटेड बलूंगा, नहीं होता ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान रखिए, चीजों को ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा सही। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही है, बाकी तीनों गलत है आपके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसने कहा? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। What will be the correct answer for this question? चलिए, so क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोटेशन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इंडीड ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट which is at the most quasi-federal, a unitary state with subsidiary federal feature rather than federal state with unitary feature. मतलब ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट बाय केसी वियर। ये केसी वियर की स्टेटमेंट है। क्या कि भारत में जो है जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट या यूनिटरी फीचर नहीं है बल्कि क्वासी फेडरल, अर्ध आधा। इसे तो ये स्टेटमेंट आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ओके, ये बताइए भारत में किसने कहा कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कोऑपरेटिव फेडरल? सहकारी संघवाद। वेरी गुड। किसने कहा इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली फेडरल? फर्स्ट वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी गुड। आंसर वुड बी पॉल एच अप्लेबाई। और किसने कहा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी?
आंसर वुड बी आइवर्जेनिंग। ठीक है, ओके फाइन, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। चलिए बताइए। ओके, आप सभी एक साथ आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऐसा क्या है? अच्छा, 165 सब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए होता है, बिल्कुल सही बात। सो यहाँ पे ध्यान रखिए, सरकारी कमीशन रिकमेंडेड दैट द गवर्नर ऑफ स्टेट शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जबकि दूसरा जो है कि दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, दिस कुड बी डन थ्रू विच आर्टिकल, which amending which article? Anyone? 153 या 163? 153 या 163? 153 में सिंपली गवर्नर ऑफ द स्टेट लिखोगे, आंसर वुड बी 163। ठीक है, जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे एड एंड एडवाइस देने के लिए गवर्नर को। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था आर्टिकल नंबर 163। तो ये बताइए, अगर यहाँ पे हम पुट कर दे 163, तब इसका आंसर क्या होगा? देन व्हाट विल बी आंसर? तब होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए। क्योंकि स्टेटमेंट नंबर ये बोल रहा है कि कंसल्ट करके करना है। क्यों कंसल्ट करके करना है? क्या इसका आंसर नीचे में है? व्हाई इट शुड बी कंसल्ट? क्या इसका आंसर है? वो फैक्ट है नीचे में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट और इज फॉल्स। बाकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पे यूनियन मतलब स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, ध्यान रख लीजिएगा। 153 जो है आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, ये 154। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर 155। टर्म एंड ऑफिस ऑफ द गवर्नर 156। ये बताइए, गवर्नर का जो पद होता है वो कितने सालों के लिए होता है? फॉर हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी ईयर, ये कितने सालों के लिए होता है? वेरी गुड। ये किसी खास इसका टर्म नहीं होता है, जब तक राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद होगा उनके सर पे, वो गवर्नर बने रहेंगे। तो ये बताइए, राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद, इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आशीर्वाद या सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आशीर्वाद? इसका मतलब जब तक मोदी जी चाहे तब तक, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एडवाइस करेगा कि भैया उन वाले को वहां से वहां कर देना है। बट द करेक्ट आंसर वुड बी, अगर इसका वैसे आंसर में देखा जाए, फैक्ट में देखा जाए, तो फैक्ट में इसका आंसर होगा, ये डिसाइड करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर? एनीवन? व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर? ये भारत के होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, इनका एज 35 साल होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में चलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 159 ओथ ऑफ द गवर्नर रिलेटेड है। ठीक है, बाकी 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे स्टेट में?
Who will be the head of council of minister in the state? Very good. The answer will be CM. Chief Minister will be the okay. 165 में है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये बताइए एडवोकेट जनरल स्टेट क्या स्टेट असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कैन ही पार्टिसिपेट इन स्टेट असेंबलीज? यस, बट कैन ही वोट? ये वोट नहीं कर सकते। वेरी गुड। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? हु इज फर्स्ट लॉ ऑफिसर? इन द स्टेट, आई मीनिंग आई वांट इन द स्टेट। स्टेट में कौन होते हैं? यूनियन में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कितने सालों के लिए बनते हैं? व्हाट इज द टेन्योर? ये 5 सालों के लिए बनते हैं। ठीक है, वैसे अगर जब भी सरकार गिर जाती है तो क्या ये साथ में ये भी कोलैप्स हो जाता है क्या? अगर ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट तो आपके गवर्नर करते हैं, बट इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, याद रहेगा। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है और संविधान में इनके बारे में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि इनको कैसे हटाया जा सकता है। बस ये है कि इनको गवर्नर हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं? Who among the following acts as member of interstate council? चलिए, वेरी गुड। Some option number, some has given option number C, some has given B. I am getting mixed answer। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ और कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे और कोई सेंट्रल मिनिस्टर नहीं होंगे। सोचिए, जब इंटर स्टेट काउंसिल कमेटी हो रही है तो होम मिनिस्टर नहीं होगा। जस्ट थिंक, क्या होम मिनिस्टर नहीं होगा इसमें? रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे? दे विल, वो होंगे। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, the chief minister of the state, administrator of the union territories। तो ऑप्शन नंबर सी will be the correct answer। ओके, ये बताइए who made provision for inter state council? प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं, ये तो ठीक है। आई एम आस्किंग कि सबसे पहले इसकी सिफारिश किसने किया? किसने कहा भैया भारत में इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए?
चलिए वेरी गुड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं और इसका प्रोविजन किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 163 में, इज इट 163 में है? नहीं है, वेरी गुड। आर्टिकल नंबर 263 में, 163 नहीं सर, 263, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। पहला कि अगर दो राज्यों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पर डिस्कस करना। दूसरा, किसी बात को लेकर अगर कंफ्लिक्ट है तो उस पर नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल यूनिटी कैसे बनाया जाए, नेशनल यूनिटी एंड पीस कैसे बनाया जाए, इसको रिकमेंड करना। दूसरा, तीसरा, सेंटर स्टेट के बीच में कैसे अलग अलग कोऑर्डिनेशंस को किया जाए। इनमें से कौन सा सही होगा? एक दो तीन अलग अलग कोऑर्डिनेशन, जैसे फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन। एक दो तीन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, नेशनल यूनिटी एंड पीस, एंड creating policy and recommendation to improve national सेंटर एंड स्टेट। चलिए ये ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल द थ्री। मतलब इंटर स्टेट काउंसिल क्या करेगा? अगर दो राज्यों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो उसे भी सुलझाएगा, अगर नेशन में पीस है, यूनिटी की कमी है तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। सिंपली इसकी मेन नाम को समझिए, इंटर स्टेट काउंसिल। मतलब अलग अलग राज्य जो हैं वो आपस में मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे, किस लिए? नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसे सुलझाना, और साथ में कॉपरेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 263 मेक द प्रोविजन फॉर दिस पार्टिकुलर। ठीक है, अब देखिए मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, रीडिंग वन स्टेटमेंट। if at any time if at any time it appears to the president that public interest would be served by establishment of a council, then president of India will establish interstate council। समझ पा रहे हैं? कभी लगता है कि नहीं भैया कोई ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट है जो लोग इस पर डिस्कशन होनी चाहिए सभी के साथ मिलकर, तब इफ एट एनी टाइम, अगर किसी भी समय, इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि that the public interest would be served by the establishment of a council, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी एस्टेब्लिशमेंट करता है। क्लियर है? ओके फाइन। ये बताएंगे इंटरस्टेट काउंसिल के हेड कौन होंगे? हु विल एक्ट एज द हेड ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल? Very good. The answer would be PM. Next question. चलिए read it. बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली एक, ओनली दो, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं?
चलिए, आई कैन सी डिफरेंट आंसर डी डी बी 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 ए सी सी डी. Many mixed answer I am getting. Sonali, Deepika, Suman, A. चलिए देखते हैं. Can we go for the answer? चले. पहला नंबर. No proclamation of emergency can be made by President of India. President of India कोई भी इमरजेंसी के लिए प्रोक्लेमेशन मतलब इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते जब तक अनलेस द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड हिम. अगर प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट ने ये कहा हो उनको बोलकर तो भैया ये काम कर दो, तो ये कभी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इट मस्ट बी इन द रिटन फॉर्म. पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया सिर्फ इसलिए चूंकि यहाँ वर्बल लिखा हुआ है, यहाँ पे रिटन होना चाहिए. स्टेटमेंट नंबर 2, the president of India must issue a proclamation of revoke. revoke करना मतलब क्या होता है? revoke करना मतलब वापस बुलाना, वापस समाप्त करना उसे. ठीक है. revocation of emergency at any time, किसी भी समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये इशू कर सकते हैं कि भैया आज से हमारा इमरजेंसी समाप्त हो गया. ठीक है. एट एनी टाइम दैट द लोकसभा पासेस, लोकसभा क्या करता है? पास करेगा एक रेजोल्यूशन डिसअप्रूव करते हुए किसे? द प्रोक्लेमेशन ऑफ और इट्स कॉन्टिन्यूएंस. मतलब जब लोकसभा भी ये कहे कि हाँ अब इमरजेंसी नहीं रहनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसे कहेंगे कि भैया नहीं रहनी चाहिए, तो वो एक रिवोकेशन के लिए क्या करेंगे? प्रोक्लेमेशन मतलब एक इशू करेंगे, नोटिस. इसमें ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर बी है ये बिल्कुल आपका सही है. ठीक है. यस, बीच बीच होगा, बीच बीच होगा मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 क्लियर. मुझे लगे क्या लिखा आपने. चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. बढ़े आगे. बाकी इमरजेंसी रिलेटेड जो आर्टिकल है आप लोगों को याद होंगे. आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360. फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कितने बार लगाया गया अभी तक? हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन? नो टाइम्स, एक बार भी नहीं लगाया. 356 कितने बार लगाए? तो आप बोलेंगे सर बहुत बार लगाए. और 352 का इस्तेमाल 3 बार किया गया है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर वो बीच बीच में प्रोविजन आएगा. हाँ हाँ हाँ, हर 6 महीने में वो आता है, 6 मंथ. सर सेकेंड स्टेटमेंट में जो है पहले लोकसभा रेजोल्यूशन अप्रूव करेगा उसके बाद प्रेसिडेंट करेंगे क्या, उसको डिस्कस करते हैं. भाग्यश्री पहले से पढ़िए. से पढ़िए. चलिए ऑप्शन नंबर सी आप सभी बोल रहे हैं, यानी कि ये सही है सर, आर गलत है. चलिए पढ़ते हैं क्या सही है क्या गलत है. ओके. Proclamation of emergency can be issued by the president if there is imminent danger of war or external aggression or armed rebellion. सही है.
बी रीजन क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स, जितने फंडामेंटल राइट्स है सब के सब को खत्म करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। नो, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इज इट? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब भाग्यश्री जो आपका क्वेश्चन था वो ऐसा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ व्हाट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ पा रहे? इनडायरेक्ट कनेक्शन कहाँ है उसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई अपनी मनमर्जी से काम नहीं करते, कहीं ना कहीं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही करते हैं, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास नहीं हो गया तो प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है किसी काम को करने के लिए। समझ पा रहे हैं? उनकी अप्रूवल जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका क्या होगा? ओके, आई एम गेटिंग नेक्स्ट आंसर। चलिए फाइन। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 years बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द आउटगोइंग प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट पहले से है ये जरूर से नहीं कंटिन्यू करेंगे, मतलब अपनी पोजीशन से हट जाएंगे जब तक नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तब तक रहेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट उस पोजीशन पे आ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये बिल्कुल गलत है। Schedule number B, the electoral college for president election consists of the elected member of legislative assembly of Delhi and Puducherry also। क्या ये गलत है? क्या ये सही है? सही यस, गलत नो। सही है, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दिल्ली और पुडुचेरी भाग नहीं लेते क्योंकि हटा सकते हैं बस। नहीं, दे कैन पार्टिसिपेट, लेते हैं सदा, दे टेक पार्टिसिपेट, ठीक है। हटाने वाले में डिफरेंस ये है कि वो लोग अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जैसे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं अभी भाग नहीं ले रहे हैं, चाहे यहाँ चाहे स्टेट में, वो उस समय भाग लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन डेमोक्रेसी ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता है तब कोई ऑर्डिनेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? सी ए, दोनों सही है।
हम्म। सोचिए, जस्ट थिंक, ओनली दो सही है। चलिए, भी बढ़िया बात है। बेचारे प्रेसिडेंट करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ओके, इंडिया ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाते हैं तो क्या वो किसी भी ऑर्डिनेंस को कभी भी वापस नहीं ले सकते? इज नॉट फ्री टू टेक एनी ऑर्डिनेंस बैक। ले सकते हैं, यस और नो? अगर ले सकते हैं तो भाग्यश्री ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा? अगर ले सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा? ये तो बेसिक है ना, ऑर्डिनेंस जब मन तब ला ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रेसिडेंट बने तो आप ऑर्डिनेंस जारी भी कर सकते हैं, अगले 2 घंटे में वापस भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट या मतलब प्राइम मिनिस्टर या ऐसा कुछ होता है। तो ये ऑप्शन में डी तो होगा नहीं। नेक्स्ट में बी, चलिए। Such an ordinance shall be laid before the House of Parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of Parliament. अगर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर रीअसेंबली हुआ है और रीअसेंबली होने के बाद और असेंबली में इसका डिस्कशन ही नहीं हुआ, असेंबली इसके ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं लिया, मतलब वो उसकी जरूरत ही महसूस किसी को नहीं हुई, तो असेंबली जब शुरू हुआ था उससे 6 वीक तक ये लागू रह सकता है। 6 वीक मतलब 1.5 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन 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 अगर इसके ऊपर कोई डिस्कशन किया गया और इसके ऊपर कानून बना दिया गया, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को फिर पास कर दिया गया, अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 1.5 वीक मतलब 6 वीक तक अगर वो डिस्कशन नहीं होती या आपके पार्लियामेंट उसको वापस उसको डिसअप्रूव करता है तो वो जो ऑर्डिनेंस था वो खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे एक और बात समझिए, यहाँ पे आपको एक और चीज मिलेगा, 6 महीने या 6 वीक। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात कि दो असेंबली होने के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप? 6 महीने की गैप हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, मैक्सिमम में 6 महीने तक हो सकता है, मतलब 6 महीने के अंदर वो असेंबली को मीट होना जरूरी है, ठीक है। और फिर 6 वीक जब आपका पार्लियामेंट शुरू हो जाता है तब से, अगर पास हो गया पार्लियामेंट में तो वो कानून बन जाएगा, अगर पास नहीं हुआ तो वो कानून क्या होगा? नहीं बनेगा। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल को यूज करके ऑर्डिनेंस जारी करते हैं? अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस? आर्टिकल नंबर 103। वेरी गुड। 123 माफ कीजिएगा, 123। किस आर्टिकल का यूज करके आपके गवर्नर साहब ऑर्डिनेंस जारी करते हैं? आंसर वुड बी आर्टिकल नंबर 213। वेरी गुड। किस आर्टिकल के अंतर्गत ये कहा गया है अबाउट इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल नंबर 61। वेरी गुड। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन पार्डन समवन? किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होता है? वेरी गुड। द आंसर वुड बी आर्टिकल नंबर 72। अगर गवर्नर की बात की जाए तब इफ वी डिस्कस अबाउट गवर्नर देन आर्टिकल नंबर 161, 161, 161। वेरी गुड उपासना, यू हैव गिवन द फर्स्ट आंसर। वेरी गुड।
नेक्स्ट, विच आर्टिकल मेंशन अबाउट abolition or creation of सेकेंड चेंबर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल? आंसर वुड बी 169। कितने राज्यों में भी भारत में है एट प्रेजेंट? हाउ मेनी स्टेट हैव? 6। ठीक है, अगर नाम की मैं बात करूं, चलिए वो भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आपको बता दीजिए, हमने आपको बताया था ट्रिक टेम्बक तुम्बक, याद है कैसे हमने बताया था? याद है? TUMBAK। ऐसा बताया था, यानी कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, अच्छा माफ कीजिएगा, तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना था। यस, दिस वाज तेलंगाना और तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं था, तेलंगाना ही था ना? तेलंगाना होगा बिल्कुल, तमिलनाडु नहीं था, सॉरी माय बैड। सो द आंसर वुड बी तेलंगाना, आपका तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा इसका? थिंक, एक्ट। एक कैंडिडेट जो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसको राज्यसभा का मेंबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और सेकंड रीजन ये कह रहा है, वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन करते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चलिए, अब क्यों उनको राज्यसभा का ये होने की जरूरत है? क्यों? वाई नो नॉट लोकसभा? वाई नॉट लोकसभा, वाई राज्यसभा? ये भी तो है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं अंततः, तो उनके पास एटलीस्ट राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। जस्ट थिंक, उनके पास राज्यसभा के चेयरमैन बनने की क्वालिफिकेशन अगर नहीं होगी, तो वो उसको, अगर राज्यसभा का मेंबर बनने की तो कम से कम होनी चाहिए। यही बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब एक कैंडिडेट जो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसके पास राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एट द एंड वो राज्यसभा का चेयरमैन बनता है, वो राज्यसभा का मेंबर बनता है, इसलिए होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन। समझ पा रहे हैं? दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्राइम मिनिस्टर को कहा है प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट? बताइए। Okay, I am getting mixed answer. The correct answer for this question would be option number D, मुनरो, not रैमजेम्यू। आप सभी एक साथ एक आवाज में बोल रहे हैं रैमजेम्यू। आंसर हैज बीन गिवन बाय सान और कोई, ओनली वन। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, डी, दैट इज मुनरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे देखिए रिलेटेड डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, आप एक बार सर्च कीजिएगा। जैसे कुछ लोग इनकी तुलना, सर ए होगा,
कार्तिक एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सर्च दैट मीन्स कि एक बार देख लीजिएगा, कई चीजों से कंपेयर किया गया है। कुछ थिंकर जो है इनको लूनर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। कुछ थिंकर स्प्रिंग व्हील से करते हैं, अलग अलग कंपैरिजन है, ठीक है। लूनर स्टार से करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो लिस्ट मेरे पास है, अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैंने पढ़ाया है, कि आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया होगा, एक पूरी लिस्ट दी गई होगी, उसको देखिएगा एक बार, ठीक है। शायद अनु मैम ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, ग्रुप में भेज देंगे सर, ठीक है। मैम पढ़ाइए ना, बिल्कुल। हाँ, तो ये कौन कौन से थिंकर ने कहा है एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। इसे पढ़िए। Okay, I am getting mixed answer A, B, but many answer I am getting A. बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए, इस चीज को ध्यान रखिए कि which of the following constitutional amendment act has made the decision of council of ministers binding on the president of India? ये कहा गया 42nd अमेंडमेंट में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और 44th अमेंडमेंट में ये कहा दिया गया द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हैं? तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Read it carefully. सब लोग एक साथ बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। किस कैबिनेट कमेटी को कहा जाता है सुपर कैबिनेट? चलिए, वन मैन आर्मी की तरह अभी आंसर आया है उषा का सी, और श्रद्धा टू मैन आर्मी हो गए, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी को कहा जाता है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी को कहा जाता है सुपर कैबिनेट। ओके, ब्रिटेन में किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है? इन ब्रिटेन हु इज टू वुमेन आर्मी। चलिए, मैंने मैन कह दिया, चलिए वुमेन, ठीक है। ओके फाइन। कुछ भी हो सकता है। चलिए, किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है? व्हाट इज किचन कैबिनेट? ब्रिटेन में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन ब्रिटेन, उन्हें कहा जाता है किचन कैबिनेट, ठीक है। चलिए, नहीं सर, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो शैडो कैबिनेट होते हैं, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ फिर। एक मिनट, ऐसा ही कुछ था। अच्छा, देखिए देखिए देखिए, डिफरेंस ये है
कि किचन कैबिनेट उन्हें कहा जाता है जो लोग अनऑफिशियल होते हैं, ठीक है, दोज हु आर अनऑफिशियल, अनऑफिशियल, लेकिन वो छोटा सा ग्रुप जो पॉलिटिकल लीडर के साथ होते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके किचन कैबिनेट। लेकिन ब्रिटेन में जो है वो है शैडो कैबिनेट, मतलब जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं उन्हें शैडो कैबिनेट कहा जाता है। गुड, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। समटाइम्स होता है ऐसा कि माइंड स्लिप टंग नहीं बोल सकते, बट चीजें इधर से उधर होती है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए इसे। हमारे साथ तो होता रहता है सब। हाँ, बिल्कुल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये तो तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया था। एटलीस्ट साल में 2 बार मिलने जरूरी है, और उनके बीच में गैप 3 बार का हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन भारत में कितने बार मिला जाता है? हाउ मेनी टाइम्स इन इंडिया? बजट सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन, ऐसे 3 तरह के सेशन भारत में देखने को मिलते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मनी डील, भैया पैसों की बात है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए गुड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारे चारों के चारों जो है वो मनी बिल के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ऑल द अबव आर एसोसिएटेड विद मनी बिल। अब देखिए, मनी बिल से रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं सब यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट है, ABCDEFG, आप पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पे ये पूछा जाएगा मनी बिल किसके परमिशन से लाया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के परमिशन से लाया जाता है। कौन डिसाइड करते हैं वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट? हु डिसाइड्स? बताइए। स्पीकर डिसाइड्स वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। ओके, कैन ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड ऑन मनी बिल? क्या मनी बिल के ऊपर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा सकता है? नहीं बुलाया जा सकता। क्या मनी बिल को प्रेसिडेंट रोक सकते हैं? क्या मनी बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रोक सकते हैं? उसमें वीटो भी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या इसे राज्यसभा रोक सकता है? कैन राज्यसभा स्टॉप मनी बिल? बस 14 दिन के लिए, ओनली फॉर 14 डेज, नॉट मोर देन 14 डेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न आता है यहाँ से, और अक्सर लोग दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, एक मनी बिल और दूसरा फाइनेंस बिल, दोनों को लोग एक ही समझ बैठते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अर्पिता, उषा, कार्तिक, शान, शिवा, भागीरथी, सब लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, बाकी सभी बताएं क्या लगता है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उषा मतलब उपासना, दीपिका, सुकांति सी तो सही है। पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलिए, उपासना, दीपिका, सुकांति को लगता है कि डी गलत है। सी तो सही है, यस सर डी। चलिए फाइन। सो चलते हैं अब आंसर के लिए। पूछा जा रहा है बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर ए, द गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन और ओनली व्हेन टू हाउस आर नॉट इन सेशन। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब यह है कि गवर्नर ऑफ इंडिया तब ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जब यूनिकैमरल हाउस, यानी कि वो राज्य जहां पे एक ही हाउस है, वो हाउस मतलब उस वाले राज्य में तब कर सकते हैं जब वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेशन में ना हो, पहला। और दूसरा क्या कहा जा रहा है, अगर वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो और उन दोनों में से अगर कोई भी एक ऐसा जो सेशन में ना हो, तब गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऐसा होता है, सही है गलत है? इट इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज करेक्ट, इज इट? ये करेक्ट है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट नंबर बी, द गवर्नर कैन एट हिज डिस्क्रिप्शन इशू, मतलब वो अपनी विवेक के आधार पे वो इशू कर सकते हैं, इशू द ऑर्डिनेंस वेदर द असेंबली इज इन सेशन और नॉट। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, कर रहा है। मतलब वो भैया अपने दिमाग के हिसाब से वो जब मन तब वो कर सकते हैं। मतलब भैया तुम लोग कितना भी सेशन सेशन खेल लो, मैं तो ऑर्डिनेंस जारी कर दे रहा हूँ। ऐसा चलता है क्या? भैया तुम लोग लास्ट कानून बना लो, हम अपना उल्टा कानून बना, कुछ भी नहीं। दिस इज इनकरेक्ट। जब सेशन जारी रहता है तब सर सेशन होते ही ऑर्डिनेंस। भाग्यश्री, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर बी ये कह रहा है कि वो अपने विवेक के आधार पे ऑर्डिनेंस तब जारी कर सकते हैं जब या तो सेशन में हो या तो नहीं हो। क्या ये सही है? आंसर इज नो सर, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आंसर नंबर बी इज आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, सी और डी को देख लेते हैं। द गवर्नर मस्ट बी सेटिस्फाइड, उनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भैया कोई ऐसा टाइम हो गया, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट नंबर डी, द गवर्नर ऑर्डिनेंस शैल हैव द सेम फोर्स, जो गवर्नर ऑर्डिनेंस लाएंगे उसका वही इफेक्ट होता है, वही इम्पैक्ट होता है जो लेजिस्लेचर कानून बनाकर जारी करता है। ये दोनों केस में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस में भी है, गवर्नर के केस में भी। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 213, जिसके अनुसार गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? लास्ट में कंफ्यूजन हो गया? नहीं नहीं, कैसा कंफ्यूजन मत है, ध्यान रखिए, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जानी है। चलिए बोलिए, रीड इट केयरफुली। क्वेश्चन आसान है, आई थिंक कि कोई जो गवर्नर होते हैं वो दो या दो से अधिक राज्यों में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिल्कुल सही है, 153 के अकॉर्डिंग क्या है, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी जीरो हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? डी जीरो हेड कौन होंगे? आंसर नंबर डी, वेरी गुड, डी इज करेक्ट आंसर। गवर्नर जो होंगे डी जीरो हेड होंगे, और कौन इसमें डी फैक्टो होंगे, वो विल बी एक्टिंग एज डी फैक्टो गवर्नमेंट।
आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सीएम साहब, ए। ठीक है, सीएम साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, अर्पिता बोल रहे हैं बी, कार्तिक बोल रहे हैं डी, दीपिका डी, उपासना डी, शान बी। तो भैया आप लोग गवर्नर बनेंगे तो किसकी बात मानेंगे, किसके अनुसार चलेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अनुसार हमेशा, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या सीएम के अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? आंसर वुड बी, जैसे वहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 74 में, द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरह से राज्यों में भी लिखा हुआ है द गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है तब ये ऑप्शन सही हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन आंसर नंबर विल बी, बट यहाँ पे जनरल पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ऑप्शन नंबर विल बी ए। चलिए, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए। अब नाउ आई एम गोइंग टू आस्क 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये बताइए किस आर्टिकल में मेंशन है द हाई कोर्ट विल एक्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल नंबर 129। अच्छा, क्या होगा? 125, 216? चलिए ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 215, आर्टिकल नंबर 215, 215, आर्टिकल नंबर 215 डिस्कस दैट हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट में होता है आर्टिकल नंबर 129, जिसके अकॉर्डिंग ये कोर्ट, हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? वो सारे डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, वो चाहे 50 साल पहले में दिया गया हो, वो सब कुछ पहले तो वो जमा रहता है और वो एक फाउंडेशन बनता है जिनके आधार पर वो बाद में डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरी चीज, वो चाहे तो प्रीवियस ही अपने ही पहले के जो डिसीजंस हैं उनको वो खारिज कर सकते हैं और फिर से वो उसे रिफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल मेंशन अबाउट द ऑडिट इन पंचायत? पंचायत में ऑडिट का मेंशन, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, ये मेंशन कहाँ है? आर्टिकल नंबर सर 245 तो वैसे है, और जे फॉर जेठालाल, जेठालाल, और यहां से याद हो जाएगा आपको ऑडिटिंग की बात इनसे लेते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23, which article mention about contingency fund of India? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 267। वेरी गुड, आप लोग आर्टिकल बहुत अच्छे से याद करके रखे हैं, दिस इज गुड थिंग। बट आपको पता है सर, आप वही पूछ रहे हैं जो बार बार पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि नहीं?
चलिए अब बताइए, जीएसटी काउंसिल का मेंशन किस आर्टिकल में है? अब बताइए, याद है तो। जीएसटी काउंसिल, विच आर्टिकल मेंशन अबाउट जीएसटी काउंसिल? आंसर वुड बी 279 ए, 279 ए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 279 ए। चलिए फाइन। क्वेश्चन नंबर 25, which article mention about all India services? 312, 313, 314, 315। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसका आंसर क्या होगा ऑल इंडिया सर्विसेज का? उसको बता दीजिए बस। आंसर वुड बी 312, आर्टिकल नंबर 312। तो आर्टिकल नंबर 315 में क्या है? देन व्हाट इज इन आर्टिकल नंबर 315? पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। मतलब यूपीएससी की बात जो है वो इसमें की गई है। ओके, यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनको रिमूव कौन करते हैं? हु कैन रिमूव इट? बताइए। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। चलिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। ठीक है, इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। पहली बात, रिमूवल तभी किया जाएगा इनका जब ये अपने काम को, अपने ड्यूटीज को सही से नहीं किए होंगे, यानी कि मिसबिहेवियर इनका कुछ ना कुछ रहा होगा। तो इनको रिमूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, राज्य में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट गवर्नर करते हैं, बट उनको रिमूव वो नहीं कर सकते, उनको रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं ऑन द मिसबिहेवियर कंडीशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का रिवीजन हो पाया होगा एज मच एज पॉसिबल। एनी क्वेश्चन? आज इतना ही रखते हैं, फिर कल न्यू यूनिट आप लोगों का होगा। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके फाइन, so thank you so much everyone. Keep learning, keep smiling, stay blessed, stay happy, खुश रहे, मस्त रहे, सीखते रहे, मुस्कुराते रहे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से रिवीजन करें और खुद पे विश्वास रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।